अमीर बहू की 4 गरीब सहेलियां। एक स्कूल में 5 सहेलियां पढ़ती थीं, जिनमें से एक बहुत अमीर थी तो बाकी की चारों बहुत ज्यादा गरीब थीं। अरे वाह अनाया, तुम्हारी ये ड्रेस तो बहुत प्यारी लग रही है और तुम भी इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही हो। हाँ हाँ, ये वाली ड्रेस मेरे पिताजी मेरे लिए अमेरिका से लेकर आए थे, तभी ये थोड़ी अलग है और प्यारी भी है। तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे माता पिता इतने अमीर हैं, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और हमेशा खुश रहती हो। वैसे अनाया, एक बात तो बताओ, तुम ज्यादातर सारा समय हमारे साथ और बहुत कम समय अपने घर पर क्यों बिताती हो? क्योंकि तुम चारों मेरी सहेलियां हो और तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर पर तो मेरे माता पिता आपस में बिजनेस कन्वर्सेशन करते रहते हैं। उनके साथ बात करने में ऐसा लगता है जैसे मैं किसी चीज का इंटरव्यू दे रही हूँ। अनाया बिल्कुल सही कह रही है। एक बार मैं इसके साथ इसके घर पर गई थी, तब भी इसके माता पिता बिजनेस के रिलेटेड ही बातें कर रहे थे। क्या तुम्हारे माता पिता ऐसी बातें करके बोर नहीं होते? नहीं नहीं, भला वो बोर क्यों होंगे? उन्हें तो पैसा कमाना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है और उन्हें इन सब के बीच में मैं कहीं भी दिखाई नहीं देती। अनाया की ये बात सुनकर उन चारों को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो चारों अनाया को गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम चारों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। काश कहीं ऐसा होता कि हम पांचों की एक साथ एक ही घर में शादी हो जाए, फिर कितना मजा आएगा। हम एक दूसरे की देवरानी जेठानी ही बन जाएंगे। अरे हाँ, तुम्हारी इस बात से तो मुझे याद आया कि मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है मेरी। ये भी कोई पूछने की बात है? चलो बताओ। मेरी शादी फिक्स हो गई है, कुछ ही दिनों में मैं शादी करने वाली हूँ। हे भगवान, इतनी बड़ी बात तुम ऐसे रूखी सूखी बता रही हो। कम से कम 10 रुपए की समोसे ही खिलाकर बता देती तो ज्यादा अच्छा लगता। आज तुम सभी के लिए मेरे घर पर पार्टी है। मेरी माँ ने तुम सभी के लिए अपने हाथों का खाना बनाया है, चलो मेरे साथ। सभी लोग नंदिनी के घर जाते हैं और सावित्री के हाथों का बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। अपनी सहेलियों के साथ अनाया बहुत खुश होती है। कुछ दिनों में नंदिनी शादी कर लेती है, जिसकी शादी में वो चारों सहेलियां मौजूद होती हैं। देखते ही देखते एक एक करके अनाया की चारों सहेलियां शादी कर लेती हैं। शिल्पा, अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो? अरे बहन, जाना तो था ही एक दिन, लेकिन मेरी शादी में तुम दोनों ही आई हो बस, बाकी दोनों कहाँ हैं? आयशा और नंदिनी की शादी के बाद उन दोनों ने हमारा कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। पता नहीं वो दोनों कैसी हैं। देखो सुप्रिया, तो मेरे टच में है, लेकिन शिल्पा तुम भी मेरे टच में रहना। कभी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना, आखिर एक दोस्त ही एक दोस्त के काम आता है। अनाया की ये बात सुनने के बाद शिल्पा डोली में बैठकर विदा हो जाती है। देखते ही देखते जहां नंदिनी और आयशा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, अब उसका सुप्रिया और शिल्पा से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मेरी चारों सहेलियां शादी करके मुझे तो जैसे भूल ही गई हैं। उन्हें क्या मेरी जरा भी याद नहीं आती होगी? भगवान, एक दोस्त अपने दोस्त को भूल कैसे सकता है? तभी अनाया के पास उसकी माँ आती है और कहती है, अरे बेटी, तू भी ये कैसी बातें कर रही है? देख, मैं तो तुझे यही कहूंगी कि तेरी जब दोस्त तुझे याद नहीं कर रही तो तू भी उन्हें याद मत कर और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। तेरी चारों सहेलियां तो अपना घर बसा चुकी हैं और अब तू भी बसा ले। अनाया थोड़ी मायूस होती है, लेकिन वो अपनी माँ तेजस्विनी की बात मान लेती है, जिसके बाद अनाया की शादी उसी की तरह एक अमीर घराने में हो जाती है, जहाँ पर अनाया का पूरा परिवार बहुत अच्छा होता है और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। एक दिन अनाया शादी के बाद मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। भगवान जी, मेरी सहेलियों से मिले हुए मुझे पूरे 5 साल हो गए हैं, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। मैं हर सोमवार को आती हूँ और आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे मेरी सहेलियों से मिलवा दीजिए। अनाया ऐसा कहकर मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए गरीब लोगों में प्रसाद बांटती हुई जाती है। तभी उनमें से एक लड़की बहुत गरीब होती है, जिसके कपड़े भी फटे पुराने होते हैं। जैसे ही वो प्रसाद लेने के लिए आगे हाथ करती है, अनाया की नजर उसके ऊपर पड़ती है। अरे शिल्पा, क्या ये तुम हो? अरे अनाया, तुम? अनाया को देखते ही शिल्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनाया फौरन अपनी सहेली शिल्पा को गले से लगा लेती है और उससे पूछती है, ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? बताओ मुझे, सब जानना है मुझे।
अरे बहन, मेरी ही नहीं बल्कि नंदनी, आयशा और सुप्रिया की मुझसे भी बहुत बुरी हालत है। मैं तो अपने ससुराल को छोड़कर यहाँ चली आई, लेकिन वो तीनों तो अपने ससुराल में बहुत से अत्याचार सहन कर रही हैं। शिल्पा अनाया को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर अनाया को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो शिल्पा को अपने साथ अपने ससुराल ले आती है। बहू, ये कौन है जिसे तुम घर पर ले आई हो? माँ जी, जिसके लिए हर रोज दुआ करने जाती हूँ, उनमें से ही एक मेरी सहेली है और बहुत परेशान है। अरे, तुमने इस घर को समझ क्या रखा है? ये घर है ना कि कोई धर्मशाला जहाँ तुम राह चलते किसी भी फकीर को उठा कर ले आओगी। ये सुनते ही अपनी सहेली के लिए अनाया को बहुत गुस्सा आता है। अमीरों की तिजोरी जितनी बड़ी उतनी खाली उनका दिल होता है। और सासू माँ, आपने इस बात को सच ही कर दिया। देखिए, ये मेरी सहेली है, जितना हक आपका इस घर पर है उतना ही मेरा भी है। ये फिलहाल यहीं रहेगी। अनाया अपनी मर्जी से अपनी सहेली शिल्पा को अपने से अच्छे कपड़े देती है। इसके बाद वो शिल्पा के साथ मिलकर अपनी बाकी की तीनों सहेलियों को ढूंढती है, जिसके चलते उसे पता चलता है कि उन तीनों की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है, क्योंकि उन तीनों के ससुराल वाले उन तीनों से दहेज की मांग करते हैं। मैं तो कुछ दिनों में अपने आप को मारने ही वाली थी। जी करता है जैसे खुदकुशी कर लूं। मैं खुद को क्या मारूंगी? मेरी सास रोज दहेज के ताने सुना सुना कर मुझे मार रही है। मेरी सास तो मुझे घर की नौकरानी समझती है, यहाँ तक कि वो मेरे पति के लिए दूसरी और पत्नी भी ढूंढ रही है, क्योंकि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तुम चारों की जिंदगी के अंदर इतना उथल पुथल चल रहा था, ये मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम चारों की जिंदगी बदल दूंगी। अनाया ऐसा कहकर रोते हुए अपने चारों सहेलियों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद सबसे पहले अनाया महिला संस्था वालों को कॉल करती है और उन चारों के ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है, जिसके चलते अनाया की चारों सहेलियों के ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। इसके बाद वो एक महिला संस्था अपनी तरफ से खुलवाती है, जिसमें वो अपनी चारों सहेलियों को रखती है। औरतों का दर्द तुमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं समझ सकता। आज से तुम्हें किसी के ऊपर कोई भी परेशानी आए, कोई उसे जरूरत हो, तो इस संस्था को तुम चारों मिलकर चलाना और उसकी मदद भी करना। कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद जरूर करना। अनाया की चारों सहेलियां उसे गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद नंदनी, आयशा, सुप्रिया और शिल्पा तीनों महिला संस्था चलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं, जिसके चलते अनाया को भी बहुत। भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि मेरे बोने बेटों के लिए आपने उनकी जैसी बोनी बहू ढूंढ दी। पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गलती हुई कि मेरे नसीब में 5 बोने बेटों के साथ बोनी बहू आ रही है। कल्याणी, मुझे तो तुम्हारा समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने बेटों का भगवान से शुक्राना कर रही हो या अपनी किस्मत पर पत्थर मार रही हो। अरे, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे 5 बेटे का जीवन बसने वाला है। कल हमारे 5 बेटों की शादी हो जाएगी, वरना हमें तो इनके लायक बहू भी नहीं मिल रही थी और कोई बड़ी कदकाठी वाली लड़की शादी भी नहीं कर रही थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब मुझे ये सब भूल जाना चाहिए। ये कहने के बाद कल्याणी चाय बनाकर ले आती है। फिर दोनों चाय पीने के बाद शादी की तैयारी करते हैं, घर की साज सजावट करवाते हैं। अगले दिन उसके 5 बेटे गगन, साहिल, मोहन, समीर, पीयूष की शादी 5 बोनी बहू भारती, रेशमा, राधिका, पूजा, मनीषा से धूमधाम के साथ हो जाती है। जब वो दरवाजे पर उनका गृह प्रवेश करती है तो कल्याणी को झुककर आरती करनी पड़ती है। आह, मेरा घुटना। अरे कल्याणी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। देख ले, कहीं तेरी कमर में भी मोच ना आ जाए। बहू भी बच्चों जैसी लाई है, अब इनकी वजह से तो तुझे झुकना ही पड़ेगा। बोनी बेटे की शादी बोनी बहू से। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई साहब, आपने बच्चों का जैसे बाल विवाह करा दिया हो। बस आंटी, आपको इतना सब बताने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आप हमारे बोनेपन का मजाक उड़ा रही हैं। देखा कैसे आते ही कैंची की तरह जुबान चला रही है। हाँ, तो गलत ही क्या कहा मेरी बहू ने, ठीक ही बोल रही है। तुम मजाक ही उड़ा रही हो, जैसे कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे बेटे बोने हैं, तो बोनी बहू से ही शादी करवाऊंगी ना। बहन जी, आपको हमारी खुशी में शरीक होना है तो मोस्ट वेलकम, वरना ऐसी बातें हम सुन नहीं सकते हैं। तो आप चले जाइए। वैसे भी शादी में तो खाना खा ही लिया होगा। हाँ हाँ, खा लिया।
बहू की गृह प्रवेश की रस्म देखने आए थे, हो गया, अब हम जा रहे हैं, चल निर्मला। ये कहते ही दोनों नकचड़ी पड़ोसने चली जाती हैं। जाओ तुम सब अपने कमरे में आराम करो, थक गए होगे शादी की थकान में। सभी बहू बेटे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ बड़े बहू बेटे एक दूसरे का हाथ पकड़कर शर्माते हुए कहते हैं, भारती तुम बहुत ही अच्छी हो, हमें तो देखते ही पसंद आ गई थी और आज तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आप भी ना, आज तो हम दुल्हन के रूप में हैं, सुंदर तो लगेंगे ही, आप भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। जी चाहता है तुम्हें अपने प्यार की आंखों में लपेट लें। हमें शर्म आ रही है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं। पहले दरवाजा तो बंद कर लीजिए, मैं ही करती हूँ। बोनी भारती बहू दरवाजा बंद करने जाती है, पर दरवाजे की कुंडी इतनी ऊपर थी कि उसका हाथ नहीं आ रहा था। अब हम क्या करें, हम इस दरवाजे को कैसे बंद करें, हम तो बहुत छोटे हैं। अरे भारती तुम चिंता मत करो, मेरा भी जब यहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता था तो मैं कुर्सी पर चढ़कर कुंडी लगाता था। ये लो कुर्सी, मैं भी बोना हूँ, तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। ये सुनकर भारती कुर्सी पर चढ़कर कुंडी लगा देती है। ऐसा ही हाल बाकी चारों बोने बहू बेटों का होता है। अगले दिन पांचों बोनी बहू जल्दी उठकर घर की सारी साफ सफाई कर लेती हैं। फिर रेशमा बहू कहती है, माँ जी सुनिए, बताइए हम अपनी पहली रसोई में क्या बनाएं? अरे ये बहू की आवाज कहाँ से आ रही है, मुझे दिख तो नहीं रही है बिल्कुल भी। अरे माँ जी, हम बोनी हैं, जरा नीचे देखिए ना, हम यहाँ पर हैं। ये सुनकर कल्याणी नीचे देखती है, जहाँ उसकी पांचों बोनी बहू थीं। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी लंबी बहू नहीं, बोनी बहू आई है। मैं सामने देख रही थी, अब से मुझे नजरें नीचे करके बात करनी पड़ेगी। हाँ तो क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? जो आता है बना लो जाकर रसोई में। ठीक है माँ जी। अरे पापा जी आप? ससुर को देखते ही पांचों बहू नरेंद्र के पैर छूती हैं। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? तुम्हें पैर छूने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि 5 साल के बच्चे छोटे छोटे हाथों से पैर छू रहे हैं। पापा जी, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे बोने होने की। अरे नहीं बहू, मेरा वो मतलब नहीं था। चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ, तुम इस घर की बहू हो, हम तुम्हें बेटे की तरह रखेंगे। ठीक है पापा जी। फिर पांचों बहू रसोई में जाकर खाना बनाने लगते हैं, लेकिन स्लैब इतनी ऊंची होती है, ना तो उन्हें गैस स्टोव दिखाई देता है, ना ही उन्हें कोई मसाले बर्तन दिखाई देते हैं। अरे अब क्या करें दीदी, ये स्लैब तो बहुत ऊंची है, हम खाना कैसे बनाएंगे? मुझे भी समझ नहीं आ रहा दीदी, हम सब बोने हैं, कैसे खाना बनेगा? मम्मी जी, पापा जी और हमारे पति सब इंतजार कर रहे होंगे। हमारे घर में तो हमारे हिसाब से किचन बनी हुई थी। तुम सही बोली, चलो तुम बाकी काम जमीन पर बैठकर करना शुरू करो, मैं कुछ देखती हूँ। इतने में पांचों के पति कुर्सी लाकर कहते हैं, अरे तुम सबको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुर्सी लो और फटाफट नाश्ता बनाओ। शुक्रिया आप सबका, हमें तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। कुर्सी पर चढ़कर बोनी बहू फटाफट खाना बनाना शुरू करती है। खाना बन जाने के बाद एक प्लेट में खाना लेकर राधिका बहू जाती है। माँ जी प्लेट पकड़िए ना, डाइनिंग टेबल इतनी बड़ी है कि हमारा उस पर हाथ ही नहीं आ रहा, ना हम बैठ पाएंगे, तो आप हमारे साथ खाना रखवा दीजिए टेबल पर। हाँ माँ जी रखवा दीजिए, हमसे नहीं हो पा रहा। हे भगवान, मैं तो धन्य ही हो गई ऐसे बोनी बहुएं पाकर। बेटे से कम परेशान थी कि अब बहू के लिए भी काम करना पड़ेगा। जब हाथ नहीं आ रहा तो मसालों पर हाथ कैसे गया? माँ जी, हम सबके पति ने कुर्सी दे दी थी, उसी पर चढ़कर खाना बनाया है। हे भगवान, बहुत बात हो गई माँ, जल्दी से खाना परोस दो। और छोटी कुर्सी तो है ही नहीं तो हम 5 भाइयों के लिए हम बैठ गए। अरे मोहन बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं बढ़ई से कहकर और कुर्सी बनवा लूंगा, छोटी छोटी। माँ जी हम छोटे हैं, आपको परेशानी हो रही है। अब क्या ही बोलूं मैं, छोड़ो। आ जाओ तुम पांचों भी। नहीं माँ जी, पहले आप सब खा लीजिए। इसके बाद सास ससुर अपनी पांचों बोनी बहू के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उपहार स्वरूप सोने का सिक्का देते हैं। अरे दिल जीत लिया बहू तुमने हमारा। अरे बहू, फ्रिज में तरबूज रखे थे, जरा तरबूज निकाल कर ले आओ, मैं काट देती हूँ। माँ जी मैं लेकर आती हूँ। ये बोलकर रेशमा बड़ी मुश्किल से डबल डोर फ्रिज खोलकर एक तरबूज हाथ में लाती है,
जो कि भारी होने के कारण उससे संभल नहीं रहा था। आहा माँ जी जल्दी पकड़िए, बहुत भारी लग रहा है, कहीं मेरे हाथ से तरबूज गिर ना जाए। हे भगवान, एक तरबूज नहीं उठ रहा तुझसे, खुद 15-20 किलो की होगी, फिर भी ये 2 किलो का तरबूज नहीं संभल रहा। तभी कल्याणी उससे तरबूज ले लेती है और पड़ोस ने आकर कहती हैं, बोनी बहू से शादी करेगी, जिनके हाथ पैर छोटे हैं तो एक तरबूज भी कहाँ से संभालेंगी। कल्याणी, आज तो तेरी बहुओं का ससुराल में पहला दिन है, वो भी सुबह सुबह ये हाल है, पता नहीं जिंदगी कैसे कटेगी। मुझे तो लगता है ना, ये बोनी बहू किसी काम की नहीं है, उल्टा कल्याणी तेरी वो सिरदर्दी ही बन गई है। मैं कह रही हूँ ना, इन छोटी छोटी बहुओं को इनके वापस घर भेज दे, इससे बढ़िया तू अकेली रहती अपने 5 बेटों के साथ। ये सुनकर 5 बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती आंटी, 5 नई नवेली बहुओं को उसी के ससुराल में आकर पहले दिन घर उजाड़ने की बातें कर रही हैं। हमारा क्या दोष है अगर हम बोनी हैं तो? भगवान ने सबको एक समान तो नहीं बनाया, जैसे कि आपका काली है, दूसरी वाली आंटी का मुंह ज्यादा खुलता है। दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं, काले गोरे, मोटे लंबे, पतले छोटे, अहंकारी, अच्छे स्वभाव के, और मेरे ससुराल वाले हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपको क्यों इतना कष्ट हो रहा है? मैं बहू की बात से सहमत हूँ, तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? मैं अपने 5 बहू बेटी के साथ बहुत खुश हूँ, मेरी बहू में कोई कमी नहीं है। इतना बेहतरीन खाना बनाया है, सुबह उठकर जल्दी बहुओं ने सारा काम निपटा लिया था। तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए कितना कर देती है, जरा बताना। ये सुनकर दोनों पड़ोसन का मुंह बंद हो जाता है और वो हाथ जोड़कर कहती हैं, माफ कर दो कल्याणी, हम इस बात को समझ ही नहीं पाए। हाँ भारती बहू, बिल्कुल ठीक कहा। निर्मला, हमें इनका शगुन देना चाहिए, बहुत प्यारी बहू है। इस तरह दोनों पड़ोसन 5 बोनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म करती हैं। ससुराल में पहला दिन 5 बोनी बहू का बहुत अच्छा गुजरा था। वही सास अपनी 5 बहू के मुताबिक रसोई का सामान लगवा देती है